हमारे इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होते, तो आप एहतसाब के अमल को बात कर रहे हैं। वो देखिए कौमें होती हैं, आई एम सॉरी, वो गयूर कौमें होती हैं जिनके वो कहते हैं ना कि मोरल्स बहुत हाई होती हैं, जिनकी एथिक्स होती हैं, सब चीजें होती हैं। हम इन तमाम चीजों से ना आशना है कि आपको ये पता होता है कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है। मतलब आपने सबने देखा ना कि किस तरीके से पीडीएम की गवर्नमेंट आई, फिर 16 माह कैसे चले, तो उसमें अवाम के कांधे पे वो कहते ना बंदूक रख के चलाई कि हम महंगाई माफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जैसे अभी सबने कहा कि 12 और 15 लोगों में बिल पास हुए, कोरम पॉइंट आउट, किसी निशानदेही पर भी नहीं सुना जाता था, और बस एक खबर तबर थी कि माले गनीमत समेटो और जाओ। और आपने जैसे देखा कि जिस दिन हुकूमत डिसॉल्व हुई, उन लोगों ने अपना रखते सफर बांधा और अपने अपने मुल्कों को रवाना हो गए, कि जिनकी ना बिजनेस, ना पैसा, ना औलादें, वो बस यहाँ पर आई एम सॉरी अवामी जुबान ही बात करती हूँ मैं, दिहाड़ी लगाने आ जाएंगे। ईद पे हमारे कराची के सिग्नल्स पे भी सब लोग आते हैं और बहुत ज्यादा रश होता है। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं और हम हजम भी करते हैं। इस डॉक्टर साहब यहाँ से गए तो उनके खिलाफ इतनी सारी चीजें थी, फिर हम उनको एक वो क्या कहते हैं उड़न खटोले पर लेकर आए, और उसके बाद आइए आके आप ये बकिया जो इस मुल्क की ऐसी की तैसी करना रहेगी आप आके कीजिए। उसके बाद जिस तरीके से वो करके लेकर आए, तो नहीं है ये इसी तरह है। आई एम सॉरी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं, ना मुकदमात में सबूत नहीं, ये तंबीहुल गाफिलीन है कि वो गाफिल लोगों होश में आओ, खबरदार 90 दिन में इलेक्शन मांगा तो, और चुप करके एक ही डायरेक्शन में चले जाओ। ट्विटर उठा के देख लीजिए, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ आपको। मुझे किसी चीज पे यकीन नहीं है कि ये एहतसाब का इदारा, कुछ अर्सा पहले उन्होंने मैंने इस पे कॉलिंग मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी बात की थी, जब एक नैब के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया था कि मैं ये गैर कानूनी और मुझ पर दबाव है, मैं ये काम नहीं कर सकता। जी जी। तो मैं तो उस वक्त पूछना चाह रही थी कि ऐसा कौन सा काम था जिससे वो दबाव में आके और वो बात कर रहे हैं। ये सब अपना अपना चूरन बेच रहे थे और लेवल प्लेइंग फील्डिंग मांग रहे थे। लेवल प्लेइंग फील्डिंग हमारे यहाँ उसका कोई कॉन्सेप्ट और है कि आप भले आप हमारी तरफ हो, आपका हाथ हमारे सर पर हो, हमने मुखालिफों को तुन के रखना है, ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, तो बस ऐसे ही। अब शहबाज खोसा साहब, ठीक है शहबाज खोसा साहब, ये जिस तरह से अब कहा गया कि 7 दिन में अब मामलात को शुरू कर दिया जाए, यानी कि वापस केसेस को मुंतकिल कर दिए जाएं, वहीं से शुरू किए जाएं जहां पर उन्हें रोका गया था। अब इसके अंदर अगर रिव्यू में टाइम लिया जाता है तो क्या वेट किया जाएगा या इमीडिएटली केसेस शुरू हो जाएंगे? तरीक़ेकार अब इनका क्या होगा? देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है। दे हैव टू गो बैक टू वेयर दे स्टार्टेड। ये जब इस अमेंडमेंट से पहले जिस स्टेज पर थे, ये उसी स्टेज पर उन्हीं कोर्ट्स में वापस चले जाएंगे। और एक्यूज्ड का स्टेटस अगर वो बेल पर था तो वो बेल पर है, अगर वो उसकी सेंटेंस सस्पेंडेड थी तो वो सस्पेंडेड सेंटेंस में होगा। ये उधर ही उसी स्टेटस पे चले जाएंगे। अब ये हुकूमत का काम है कि क्या वो रिव्यू करती है या नहीं, और उसके पास उनके पास उसकी टाइम लिमिट है। और फिर ये जज साहब देखेंगे कि इसमें एक जज साहब क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब, और मंसूर अली शाह साहब का तो वैसा ही इख्तलाफी नोट है, तो क्या ये काजी फायज ईसा साहब इनको रिप्लेस करेंगे उमर अता बंदयाल साहब को, और वो रिव्यू सुनेंगे। और रिव्यू का सब जानते हैं कि स्कोप बहुत लिमिटेड है। कादी साहब बहुत लेकिन इस सिचुएशन में कोई फर्क पड़ेगा? सर ये तो रिव्यू में सुनेंगे, वो तो डिसाइड करेंगे। बट जो हमें एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ पता है वो ये पता है कि रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड है। और काजी साहब एक बहुत बड़े जज हैं, वो जाहिर बात है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ही फैसला करेंगे। उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने अपनी जितने भी फैसले पहले भी दिए हैं, आप धरना केस देख लें, आप उनका जो इस तरह के सीडीए के केसेस, अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स वाला केस देख लें, उन्होंने बड़े आईनी और कानून के मुताबिक फैसले दिए हैं, बड़े मुश्किल अदवार में दिए हैं। और चाहे माइनॉरिटी जजमेंट थी उनकी मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में, तो उन्होंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो नहीं हो सकती। तो वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह ऐसा ही आगे वो जाएंगे और आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, वो बिल्कुल चलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है जुबैरी साहब, योर थॉट्स ऑन दिस। एक तो ये है कि
نیب کے جو محکمے کی افادیت ہے اس کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی گئی تھی جس میں بتایا گیا کہ دعوے کیے گئے تھے کہ پتہ نہیں کتنے 7 سے 8 کروڑ روپے ریکور کر لیے ہیں، لیکن قومی خزانے میں جمع کرانے کی بات ہے تو پتہ چلا کہ جی وہ محض 15 ارب روپے تھے۔ تو یہ جو ڈسکرپنسیز ہیں خاص طور پر جو بتایا جاتا ہے، کیا وہ اچھے کی امید پر بتایا جاتا ہے کہ آنا ہوں گے تو آ جائیں گے، کوشش تو ہم کر رہے ہیں، یا پھر اعتماد کیسے بحال ہوگا اس محکمے پہ؟ دیکھیے سب سے پہلے اس محکمے کی خود آپ کو اس کو پہلے اس کو خود ریفارم کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جو اس میں انویسٹیگیٹرز ہیں، کوئی سول انجینئر ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے، اس طرح سے ہم کیسوں میں دیکھ چکے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کورٹ کہ آپ کا انویسٹیگیشن کا کتنا تجربہ ہے، تحقیق کا کتنا تجربہ ہے تحقیقات کرنے کا، تو کہتے ہیں جی میں سول انجینئر تھا یا میں اکاؤنٹنٹ تھا، وہاں سے انہوں نے مجھے بنا دیا۔ اور دوسری بات ہے اس محکمے کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے۔ تو یہ پہلے ان کی جو اندر خامیاں، جو کورٹ مختلف ججمنٹس موجود ہیں، یہ سب وکیل بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے ان کی خامیاں، کورٹ بتاتا رہتا ہے کہ یہ خامیاں، ان خامیاں کو جب تک دور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس محکمے کو اور اس ادارے کو صرف آپ کو انتقام کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر یہ کبھی اس پہ بحال نہیں ہوگا لوگوں کا اس پہ اعتماد۔ لیکن میں ایک بات کرتا چلوں، جدون صاحب نے کہا کہ جی 598 کیسز تھے اور ریونیو کورٹ میں چلے گئے، کوئی سول، تو یہ بڑے بڑے جو کیسز تھے بڑے بڑے پولیٹیشین کے، میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 16 ارب وغیرہ کے کیسز تھے وہ کس کورٹ میں ٹرانسفر ہوئے، مجھے وہ ضرور اس پہ جاتے، ہو سکتا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔